नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 13 कंप्लीट करा दी थी। 5 पार्ट्स थे उसके 13.5 तक। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय बहुत सारे फार्मूलाज हमें काम में आए, तो आज उन सभी फार्मूलाज को हम एक साथ पढ़ेंगे। आप भी इन्हें एक साथ नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप इन्हें बार बार रिवाइज कर सकें। तो फार्मूला नंबर 1 देखिएगा। बिंदु P का स्थिति सदिश OP वेक्टर बराबर XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। पढ़ाया था मैंने आपको कि कोई बिंदु P है, उसका स्थिति सदिश OP वेक्टर क्या होगा, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, जहाँ पर X Y Z बिंदु P के घटक हैं। इन्हीं घटकों की सहायता से हम इस स्थिति सदिश को लिखते हैं। यदि हमें OP वेक्टर का मॉड ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y² प्लस z²। सेकेंड फॉर्मूला है दिक कोसाइन और दिक अनुपात। सबसे पहले दिक कोसाइन देखते हैं हम। दिक कोसाइन को किस किस से व्यक्त करते हैं हम, LMN। L बराबर होता है कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा का सूत्र क्या होता है, x/√x² प्लस y² प्लस z²। M बराबर होता है कॉस बीटा। कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है y/√x² प्लस y² प्लस z²। तथा N बराबर होता है कॉस गामा, जिसका फॉर्मूला होता है z/x² प्लस y² प्लस z²। फिर हमने पढ़े दिक अनुपात। दिक अनुपात को हम किस किस से व्यक्त करते हैं, ABC। जो दिक अनुपात होते हैं वो दिक कोसाइन के समानुपाती होते हैं। यहाँ से यदि हम ABC की वैल्यू लिखना चाहें तो वो होगी A बराबर LR, B बराबर MR, C बराबर NR। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए। एकांक सदिश, इकाई सदिश या मात्रक सदिश, किसी भी नाम से बोल सकते हैं हम इन्हें। व्यक्त किससे करते हैं, A कैप। A कैप का फॉर्मूला क्या होता है, A वेक्टर अपॉन मॉड A वेक्टर। यानी कोई स्थिति सदिश या कोई वेक्टर हमें A वेक्टर दिया हुआ हो और कहा जाए कि मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो हम मात्रक सदिश ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं P तथा Q। P के निर्देशांक हैं x1 y1 z1, Q के निर्देशांक हैं x2 y2 z2। ड्राइव करके बताया था मैंने आपको ये फॉर्मूला कैसे निकला। PQ वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यानी Q के निर्देशांकों में से P के निर्देशांक घटा दीजिए और दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉड PQ वेक्टर। जानते हैं हम कैसे निकालेंगे, i j k के गुणांकों का स्क्वायर करके जोड़ के और अंडर रूट निकाल देंगे, वो ही परिमाण होगा, मॉड होगा। आगे हमने पढ़ा विभाजन सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह के विभाजन पढ़े हमने, अंत्य विभाजन तथा बाह्य विभाजन। यदि अंत्य विभाजन के लिए हमें स्थिति सदिश याद करना हो R वेक्टर, तो उसका सूत्र क्या है, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। जहाँ पर M और N कोई अनुपात है जिसमें कोई बिंदु किसी रेखाखंड को विभाजित करता है। A वेक्टर तथा B वेक्टर दो स्थिति सदिश हमें दिए गए होंगे। और यदि हम बाह्य विभाजन के लिए पढ़ रहे हैं तो इसी सूत्र में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि यदि जो R बिंदु है वो PQ का मध्य बिंदु है, जो R है वो PQ को विभाजित करता है, अंत्य विभाजित करता है तो ये सूत्र लगेगा, बाह्य विभाजित करता है तो ये सूत्र लगेगा। परंतु यदि R PQ का मध्य बिंदु है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन 2 अंत्य विभाजन के लिए, क्योंकि इस स्थिति में M अनुपात N तो 1:1 हो जाएगा, तो उसे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट है अदिश गुणन, कि यदि A वेक्टर तथा B वेक्टर दो सदिश राशियां हैं तो इनका अदिश गुणन किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर द्वारा। सूत्र क्या होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर कॉस थीटा। और यदि हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। साथ ही हमने कुछ केसेस भी पढ़े थे, कुछ कंडीशन भी पढ़ी थी और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी अदिश गुणन में। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखी है, बाकी मैं आपको पहले ही लिखा चुकी हूँ।
आई डॉट आई हो, चाहे जे डॉट जे हो और चाहे के डॉट के हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। यानी किसी सदिश का उसी सदिश से हम डॉट प्रोडक्ट करें तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है, और यदि किसी अन्य सदिश से करें तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आती है। जैसे कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर जे कैप डॉट के कैप बराबर के कैप डॉट आई कैप बराबर 0 होता है। अन्य सदिश से करने का मतलब ये नहीं है कि यदि हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दें तो उसकी वैल्यू हम 0 लिख देंगे, नहीं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो ये होता है, ये किस स्थिति में होता है, जब लंबवत होते हैं सदिश। आई जे और के हमेशा एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। फिर यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है तो उस स्थिति में क्या होंगे, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है ये। दे दिया जाता है कि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, या फिर ये दे दिया जाता है दो सदिश ए वेक्टर इतना है बी वेक्टर इतना है तो क्या ये सदिश लंबवत होंगे, अन्यथा नहीं। तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। यदि डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाता है तो हम कह देते हैं कि दिए गए सदिश लंबवत होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। यदि हम ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं तो सूत्र क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर। जिस पर प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं उसका मॉड हमें नीचे लिख देना है, हर में लिख देना है। तथा यदि हम बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात करते हैं तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो लिखेंगे ही, परंतु इस स्थिति में प्रक्षेप किस पर ज्ञात कर रहे हैं, ए वेक्टर पर, तो अपॉन में क्या आएगा, मॉड ए वेक्टर। फिर हमने पढ़ा सदिश गुणन। सदिश गुणन का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, व्यक्त किससे करेंगे हम इसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अदिश गुणन को किससे व्यक्त करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और सदिश को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, जहाँ जो एन कैप है वो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के तल के लंबवत एकांक सदिश है। मॉड निकाल लेंगे तो एन कैप का मॉड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण 1 के बराबर होता है। यहाँ से यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो इसका यहाँ पर पक्षांतरण हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ये, और साइन थीटा बराबर कितना होगा, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। फिर यहाँ पर भी हमने कुछ केसेस पढ़े थे, वहाँ से क्या निकल के आया कि यदि हम किसी वेक्टर का किसी सदिश का उसी सदिश से क्रॉस प्रोडक्ट करें, सदिश गुणन करें, तो उसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। जैसे यदि हमने आई का आई से किया तो 0 आया, के का के से किया 0 आया, जे का जे से किया 0 आया। इसी प्रकार यदि हम लिखें ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो उसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। फिर हमने पढ़ा कि आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप होता है, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर आई कैप होता है, तथा के कैप क्रॉस आई कैप बराबर जे कैप होता है। किस स्थिति में, जब इनकी दिशा इस प्रकार हो, घड़ी की दिशा के विपरीत। और यदि इनकी दिशा हम बदल दें, यानी घड़ी की सुई की दिशा में अगर दिशा हो जाए तो वैल्यू कैसी आएगी, माइनस में आएगी। वैल्यू होगी तो वही, परंतु चिन्ह बदल जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है, 0 है, तो इस स्थिति में ए वेक्टर तथा बी वेक्टर क्या होंगे, समांतर होंगे। इसमें भी प्रश्न कैसे दिया जाता है कि दो वेक्टर से दिए जाएंगे कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर समांतर हैं तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये दे दिया जाए कि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की वैल्यू इतनी है, क्या ये सदिश समांतर होंगे या नहीं। समांतर के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा इस स्थिति में, 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सिद्ध भी किया था हमने ये। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर से निरूपित हो तो इस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, अदिश गुणन में तो हम क्रमविन्मयता का पालन करते हैं, यानी यदि ए डॉट बी लिखा हुआ है तो उसे हम बी डॉट ए लिख देते हैं, परंतु
सदिश गुणन में यानी क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होगा, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। फिर भी यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, चिन्ह परिवर्तित कर देंगे, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर कोई तीन सदिश राशियां हैं तो इनका अदिश त्रिगुणन पढ़ा था हमने कि ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर कोई तीन राशियां हैं तो अदिश त्रिगुणन किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये बराबर किसके होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये भी बराबर किसके होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इनका सारणिक। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, समांतर षटफलक का आयतन। सिद्ध किया था हमने कि समांतर षटफलक का जो आयतन होता है वो अदिश त्रिगुणन के बराबर होता है, और अदिश त्रिगुणन को हम व्यक्त किससे करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। नेक्स्ट देखिएगा, अदिश त्रिगुणन में यदि हम चक्रीय क्रम में परिवर्तन करें तो इस स्थिति में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ए बी सी है, यदि हम ए से शुरू ना करके बी से शुरू करें, बी के बाद सी आना चाहिए, सी ही लिखा, और सी के बाद ए आना चाहिए था, ए लिखा। फिर हम बी से भी शुरू ना करके सी से शुरू करें तो सी के बाद ए आना चाहिए था, ए लिखा, ए के बाद बी आना चाहिए था, बी लिखा। यदि हम अचक्रीय क्रम में परिवर्तन करते हैं तो उसके आगे माइनस लग जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि अदिश त्रिगुणन में कोई दो वेक्टर समान हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। जैसे यहाँ पर ए वेक्टर 2 बार है, यहाँ पर बी वेक्टर 2 बार है, यहाँ पर भी ए वेक्टर 2 बार है। यदि 2 बार आ जाए, रिपीट हो जाए, तो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। नेक्स्ट है जो एकांक सदिश होते हैं, आई जे के आई, के आई जे, इनका अगर यदि हम अदिश त्रिगुणन निकालें तो वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। किस स्थिति में, जब चक्रीय क्रम में हो, अचक्रीय क्रम में हो तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है चतुष्फलक का आयतन, किसके बराबर होता है, 1/6 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये किस स्थिति में था, जब चतुष्फलक के हमें सिर्फ 3 शीर्ष दिए हो, ए बी सी और एक मूल बिंदु हो। अब चतुष्फलक के यदि 4 शीर्ष हो, ए बी सी तथा डी, तो चतुष्फलक का आयतन क्या होता है, 1/6 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए माइनस डी वेक्टर, अदिश त्रिगुणन। 1/6 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर का अदिश त्रिगुणन। फिर है 3 असमांतर अशून्य सदिशों के समतली होने का आवश्यक प्रतिबंध। समतली होने का जब भी प्रतिबंध आए तो तीनों का अदिश गुणन किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। फिर सदिश त्रिगुणन पढ़ा हमने, उसका फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर था ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर। फिर हमने पढ़ा दो बिंदुओं के संरेखीय होने का प्रतिबंध। दो बिंदु किस स्थिति में संरेखीय होंगे, यदि ए वेक्टर को बी वेक्टर के रूप में लिखा जा सके या फिर बी वेक्टर को ए वेक्टर के रूप में लिखा जा सके, यानी ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर या फिर बी वेक्टर बराबर लैम्डा ए वेक्टर, प्लस माइनस कुछ में भी हो सकता है ये। फिर 3 बिंदुओं के संरेखीय होने का प्रतिबंध पढ़ा। 3 बिंदुओं संरेखीय कब होंगे, जैसे कोई त्रिभुज है, ये संरेखीय कब होंगे, जब ये एक ही तल में आ जाए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाए, 0 के। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने अभी देखा क्या होता है, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। जब उसे 0 के बराबर रखेंगे तो ये कंडीशन प्राप्त होगी हमें। ये कंडीशंस हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। एक्सरसाइज 13 आपकी कंप्लीट हो गई है। फॉर्मूलाज भी रिवाइज करा दिए हैं मैंने आपको। यदि कोई समस्या आती है तो बताइएगा। धन्यवाद।